हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो यूनिट 2 है अप्रोच जेआरडी रिटन बाय सुधा मूर्ति, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हमारा चैप्टर यूनिट 1 है इंदिरा नूई कॉर्पोरेट जायंट, इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अब हम अप्रोच जेआरडी के करेंगे, तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स में हैं, तो अभी हम वो सारे क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पे है। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड आई रेकन द पैनल वॉज बायस्ड सो आई टोल्ड दैम रादर इम्पोलाइटली। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो हम कर रहे हैं, समझ के भी करेंगे, लेकिन आप चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि चैप्टर चैप्टर को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दिया जाता है, क्वेश्चन को ट्रिकी बना के दिया जाता है, और उनका जो आंसर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली सबका सेम ही होता है। सिर्फ क्वेश्चन की जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड, इससे पहले कि इंटरव्यू शुरू होता, आई रेकन द पैनल वॉज बायस्ड। रेकन का मतलब होता है मान लेना। मैंने ये मान लिया कि जो पैनल था, मतलब जो इंटरव्यू पैनल था वो बायस था। बायस का मतलब पक्षपाती था। सो आई टोल्ड दैम, इसलिए मैंने उनसे कहा रादर इम्पोलाइटली, मतलब बहुत ही अशिष्टता के साथ मैंने कहा। क्योंकि जब सुधा मूर्ति जी इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो उनको तो लगा भाई ये तो बायस्ड है पहले से, ये तो पक्षपाती हैं, ये लोग तो फीमेल के पक्ष में ही नहीं है, उनको जॉब ही नहीं देना चाहते, जब देना ही नहीं चाहते हैं तो ये पक्षपाती है। तो इस वजह से उनका जो बिहेवियर था वहाँ पे, जो पैनल थी उसके साथ, वो पोलाइट नहीं था। वो कैसा था? वो इम्पोलाइट था। आई होप दिस इज़ ओनली ए टेक्निकल इंटरव्यू। और वो कहती है मुझे लगता है, मुझे आशा है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, मतलब सिर्फ एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दे वर टेकन अबैक बाय माई र्यूडनेस। टेकन अबैक का मतलब ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, टेकन अबैक का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना। तो वो कह रही है कि मेरी इस र्यूडनेस से, मेरी इस अभद्रता की वजह से जो पैनल के लोग थे वो क्या हो गए, वो एकदम स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए। एंड इवन टुडे, और आज भी, आई एम अशेम्ड अबाउट माई एटीट्यूड। और सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि आज भी मुझे बहुत, मतलब मैं, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, और आज भी मैं अपने इस बिहेवियर के ऊपर जो है बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ। एटीट्यूड का मतलब होता है जो उनका व्यवहार था उस समय, जो उनका एटीट्यूड था, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करती हैं। उसके बाद ये जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के बेसिस पर दिए गए हैं। ये छोटा है, एग्जाम में थोड़ा बड़ा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आपको मिल सकता है। Why was the speaker convinced that the interview panel was biased? What were they biased against? यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्पीकर जो है वो क्यों कन्विंस थी कि जो इंटरव्यू पैनल है, स्पीकर कौन है? सुधा मूर्ति जी। कि जो स्पीकर हैं वो क्यों कन्विंस थी कि भाई जो इंटरव्यू पैनल है वो बायस्ड है, वो पक्षपाती है। आपको इतना सा जब मैंने ये पढ़ाया था तभी बताया था, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू देखा था अपने कॉलेज में, एक एडवर्टाइजमेंट देखा था अपने कॉलेज में। क्या देखा था एडवर्टाइजमेंट जब वो अपने कैंपस में जा रही थी, कि उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई ना करें। तो उनको लगा कि जो हमारा जो इंटरव्यू पैनल है वो बायस्ड है। एंड व्हाट वर दे बायस्ड अगेंस्ट? अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर वॉज कन्विंस्ड, ये हैंड रिटन नोट्स में ही हैं सारे आंसर। दी स्पीकर वॉज कन्विंस दैट द इंटरव्यू पैनल वॉज बायस्ड। जो हमारी स्पीकर हैं सुधा मूर्ति जी, वो ये कन्विंस थी, मतलब उन्होंने मान रखा था कि जो इंटरव्यू पैनल है वो बायस्ड थी। देखिए यहाँ ब्लू लाइन में जो आंसर है ना, ये इतना यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में से ही लिया गया है। मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर की जो स्टार्टिंग करनी होती है आपको, वो पहले क्वेश्चन में से ही आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ से लिया है हमने, देखिए, द इंटरव्यू पैनल वॉज बायस्ड, द स्पीकर वॉज कन्विंस दैट द इंटरव्यू पैनल वॉज बायस्ड बिकॉज, क्योंकि बिकॉज की जगह आप एज भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड। क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, वो एडवर्टाइजमेंट देखा था, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर जो एडवर्टाइजमेंट लगा था उस एडवर्टाइजमेंट के कारण, विच मैंशन लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, जिस पर यह लिखा हुआ था कि जो लेडी कैंडिडेट्स हैं, महिला आवेदक हैं, वो अप्लाई ना करें। दे वर नॉट बायस्ड अगेंस्ट वीमेन। और वो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट वर दे बायस्ड अगेंस्ट, कि वो किस चीज़ के अगेंस्ट बायस थे, किस चीज़ के अगेंस्ट पक्षपाती थे। तो वो लोग तो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट पक्षपाती नहीं थे। दे वर नॉट बायस्ड अगेंस्ट वीमेन, कि वे वीमेंस यानी कि महिलाओं के प्रति बायस्ड पक्षपाती नहीं थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड अपॉइंटिंग, दे वर नॉट इंटरेस्टेड अपॉइंटिंग, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अपॉइंटिंग लेडीज़ वीमेन ऑन शॉप फ्लोर। वो सिर्फ जो लेडीज़
वीमेन है, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनको शॉप फ्लोर यानी कि फैक्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं थे अपॉइंट करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा था। लेकिन पक्षपात की वजह से नहीं लिखा था, क्योंकि उनका जो कॉलेज है जिसमें सुधा मूर्ति जी पढ़ती थी, टाटा जी के यहाँ जब वो इंटरव्यू के लिए गई थी तब उन्होंने उनसे बोला था कि लेडीज़ को हमेशा वे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात आती है, लेकिन ये फैक्ट्री है। और इसका आंसर भी देखिए, आपको मैं चैप्टर में भी दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन जब पैनल ने उनसे पूछे थे तो वो कहते हैं, यहाँ से देखिए, दिस इज़ नॉट ए को एड, दिस इज़ ए फैक्ट्री, कि ये को एजुकेशन कॉलेज नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, जब एकेडमिक्स की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, यू आर ए फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब जो फीमेल हैं उनके यहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ने के लिए लड़कियाँ आती हैं, उनको फर्स्ट रैंकर मतलब पहले उनको दिया जाता है। वी अप्रिशिएट दैट द पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरीज। और वो कहते हैं सुधा मूर्ति जी से कि हम प्रशंसा करते हैं इस चीज़ की कि जो आप जैसी लेडीज़ हैं, जो आप जैसे कैंडिडेट है, उन्हें फैक्ट्री में काम ना करके उनको रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करना चाहिए। यही तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर चैप्टर में से ही है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैप्टर को ध्यान से जरूर सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द जॉब। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब वॉज द स्पीकर इंटरव्यूइंग फॉर। स्पीकर जो है किस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। अब आप देखो चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस पैराग्राफ को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो कहीं पे भी लिखा है क्या कि वो इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू दे रही थी या वो टेक्निकल जॉब के लिए नहीं दे रही थी। इसलिए आपको जो है आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पे लिखा है देखिए कि ये टेक्निकल इंटरव्यू है, यानी कि वो इंजीनियरिंग की जॉब के लिए दे रही थी। चैप्टर रीड करने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं। what job was the speaker interviewing for। तो देखिए इसका आंसर, the speaker was interviewing for the job of an engineer। जो स्पीकर हैं हमारी सुधा मूर्ति जी, वो एक इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। द स्पीकर was interviewing for the job of an engineer। और लेंथी करना है तो आप लिख सकते हो, the speaker was giving a technical interview for the job of an engineer। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर फील अशेम्ड व्हेन शी थिंक्स बैक अपॉन द इंसिडेंट। कि जो स्पीकर है वो शर्मिंदा क्यों महसूस करती हैं जब वो उस घटना के बारे में, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, जब वो उस घटना के बारे में सोचती है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो आंसर देखते हैं इसका। द स्पीकर फील्स अशेम्ड व्हेन शी थिंक्स बैक अपॉन द इंसिडेंट। जो स्पीकर हैं सुधा मूर्ति जी, वो शर्मिंदा इसलिए महसूस करती हैं because she wrote that letter to JRD Tata without knowing the reality that why do they not appoint women candidates। क्योंकि सुधा मूर्ति जी ने बिना जाने ही वो लेटर JRD टाटा को लिख दिया था। मतलब उनको लगा कि जो उनकी कंपनी के लोग हैं वो बायस्ड हैं, पक्षपाती हैं, लेडीज़ को जॉब नहीं देना चाहते। जबकि उसकी पीछे की रियलिटी क्या थी कि वो जॉब क्यों नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो शॉप फ्लोर था, एक फैक्ट्री थी, न कि एक कॉलेज था या फिर कोई रिसर्च डिपार्टमेंट था। तो इस बात को सोचकर वो शर्मिंदा होती हैं कि उन्होंने बिना रियलिटी को जाने जो है, विदाउट नोइंग द रियलिटी दैट व्हाई डू दे नॉट अपॉइंट वीमेन कैंडिडेट्स, उन्होंने JRD टाटा को जो है लेटर लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, ए सेक्शन के तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारे बी सेक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। इनका आपको आंसर सिर्फ वन सेंटेंस में देना है, यानी कि एक लाइन का आंसर देना है। Whose photographs does सुधा मूर्ति हैव ऑन हर ऑफिस वॉल। सुधा मूर्ति की ऑफिस वॉल पर कौन से दो फोटोग्राफ्स थे। तो इसका आंसर चैप्टर में ही है। देखिए, देयर आर 2 फोटोग्राफ्स दैट हैंग ऑन माई ऑफिस वॉल एवरी डे व्हेन आई एंटर माई ऑफिस। इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे उनका नाम लिखना है कि कौन कौन से दो हैं। द फर्स्ट वन इज भारत रत्न JRD टाटा एंड द ब्लैक एंड वाइट फोटो इज जमशेदजी टाटा। तो दो नाम कौन से हैं, भारत रत्न JRD टाटा और दूसरा है जमशेदजी टाटा। चैप्टर पढ़ने के बाद हमें हर क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। व्हाट सब्जेक्ट डिड सुधा मूर्ति स्टडी एट द मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल पर सुधा मूर्ति ने कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया था। तो इसका भी आंसर यहाँ पर ही है। देखिए, कंप्यूटर साइंस उन्होंने स्टडी किया था। ये देखिए, आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। मतलब आपको बाहर से आंसर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको रिटन आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, भारत रत्न JRD टाटा एंड जमशेदजी टाटा आर 2 फोटोग्राफ्स दैट हैंग ऑन सुधा मूर्ति's ऑफिस वॉल। B1 का है। B2 का देखिए कंप्यूटर साइंस लिखा है, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि एक लाइन में ही आपको आंसर लिखना है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, सुधा मूर्ति स्टडीड कंप्यूटर साइंस एट द मास्टर्स लेवल। थर्ड क्वेश्चन है आपका,
व्हाट डज सुधा मूर्ति कंपेयर JRD टाटा टू, कि सुधा मूर्ति जो है, यहाँ पे भी देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट डज सुधा मूर्ति कंपेयर JRD टाटा टू, कि सुधा मूर्ति जो है JRD टाटा को किससे कंपेयर करती है। वन सेंटेंस में सिर्फ आंसर देना है आपको। तो सुधा मूर्ति जो है कंपेयर करती हैं JRD टाटा को टू ए रोल मॉडल फॉर हिज सिंप्लिसिटी, हिज जेनरोसिटी, हिज काइंडनेस एंड द केयर ही टुक ऑफ हिज एम्प्लॉयज। क्यों वो उनकी तुलना रोल मॉडल से करते हैं? उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सादगी के लिए, उनकी जेनरोसिटी GENEROSITY, उनकी उनकी जेनरोसिटी उदारता के लिए, एंड हिज काइंडनेस और उनकी दयालुता के लिए। इसकी स्पेलिंग है KINDNESS। एंड द केयर, और उस देखभाल के लिए ही टुक ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की क्योंकि JRD टाटा जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। अब हमारा C सेक्शन आ जाता है। C सेक्शन के क्वेश्चन आंसर अब हमें करने हैं। तो देखिए C सेक्शन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब सुधा मूर्ति, इस बुक में देखते हैं। डिस्क्राइब सुधा मूर्तिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सुधा मूर्ति का जेंडर भेदभाव, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, उसका सुधा मूर्ति का फर्स्ट एक्सपीरियंस यानी कि पहला अनुभव बताइए। तो देखिए इसका आंसर मैंने कहाँ से लिया है। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 93 से लिया गया है। वन डे सुधा मूर्ति केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ए जॉब इन टेल्को। एक दिन सुधा मूर्ति जो है एक एडवर्टाइजमेंट देखा उन्होंने एक जॉब के लिए, किसमें? टेल्को कंपनी में। बट इट वॉज क्लियरली स्टेटेड, लेकिन ये साफ साफ लिखा गया था, STATED, स्टेटेड का मतलब होता है लिखा गया था, दैट लेडीज वर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, कि लेडीज जो है, महिलाएं जो है वो इस योग्य नहीं थी कि वो अप्लाई करें। सुधा मूर्ति वॉज शॉक्ड एट दिस ओपन डिस्प्ले। सुधा मूर्ति वॉज शॉक्ड एट दिस ओपन डिस्प्ले ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और सुधा मूर्ति जो है इस ओपन मतलब इस खुले मतलब साफ साफ इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। इट वॉज सुधा मूर्तिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और यही सुधा मूर्ति का पहला एक्सपीरियंस था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। तो इसका आंसर पेज नंबर 93 से लिया है, तो आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर 93 पे ये देखिए, यहाँ उन्होंने बोला है, आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड, इट वॉज ए स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को। ये टेल्को से था, मतलब और बड़ा लिखना है आपको। मान लो ये आपको 40 वर्ड्स में दे दिया जाए, 40 वर्ड्स का तो ये है ही, तो आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ तक, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई तक, और वो फिर अपसेट हो जाती है, यहाँ तक लिख सकते हो और बड़ा है तो। आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट ऑन दी नोटिस बोर्ड, मैंने नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा। इट वॉज ए स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को। ये एक जॉब स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट के लिए फेमस जो ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को है, जिसे अब नाउ टाटा मोटर्स बोलते हैं, उस कंपनी की तरफ से था। इट स्टेटेड, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, एज द बॉटम, और बॉटम में मतलब नीचे, सबसे नीचे एक स्मॉल लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था कि लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, जिसे पढ़ के वो वेरी अपसेट हो जाती है। तो यही था फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो पहली बार उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मूविंग टू पुणे चेंज सुधा मूर्तिज लाइफ। पुणे मूव कर जाना, पुणे में आ जाना सुधा मूर्ति जी के जीवन को कैसे बदलता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर भी हमने पेज नंबर 93 पे से ही लिया है। देखिए आंसर को रीड करते हैं। शी टुक द कार्ड एड्रेस टू JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग। उन्होंने कार्ड लिया, मतलब पोस्ट कार्ड लिया था, एड्रेस किया इसे JRD टाटा को। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर हमने C2 एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया। ये देखिए C2 क्वेश्चन है हमारा, वो थर्ड वाला है। इसमें है व्हाट डिड सुधा मूर्ति राइट इन हर लेटर टू JRD टाटा, कि सुधा मूर्ति अपने लेटर में JRD टाटा को क्या लिखती हैं। ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पुणे मूव करने वाला थर्ड है, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। अभी ये देखते हैं। शी टुक दी कार्ड, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिया, एड्रेस डी टू JRD टाटा, इसे JRD टाटा को एड्रेस किया, एंड स्टार्टेड राइटिंग, और लिखना शुरू किया। अब देखो वो क्या क्या लिखती है अपने लेटर में। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली वॉट आई रोड, और वो कहती है कि मुझे आज तक याद है क्लियरली, एकदम स्पष्ट, कि मैंने क्या क्या लिखा था। द ग्रेट टाटास हैव ऑलवेज बीन पायनियर, दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। पायनियर का मतलब होता है अग्रणी, और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एज इट इज़ पेज 93 पे से लिया गया है, और उसको मैंने चैप्टर में आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन सब कुछ बताया। तो चैप्टर रीड करें, पेज नंबर 93 पे मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ। ये देखिए,
यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। आई टुक द कार्ड एड्रेस्ड टू JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग टू दिस डे आई रिमेंबर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से शुरू है, देखिए द ग्रेट टाटास हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स। They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textile and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900 and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. Fortunately, I study there, but I am surprised how a company such as Talco is discriminating on the basis of gender. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मूविंग टू पुणे चेंज सुधा मूर्ति's लाइफ। कि पुणे जाना जो है वो सुधा मूर्ति की लाइफ को कैसे चेंज कर देता है। इसका आंसर देखिए, ये बुक में आप क्वेश्चन देखिए पहले, ये रहा। मूविंग टू पुणे ब्रॉट मैनी चेंजेस इन सुधा मूर्ति's लाइफ। पुणे में मूव करना सुधा मूर्ति की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाया, बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली। और वो चेंजेस प्रोफेशनली भी आए और पर्सनली भी। प्रोफेशनली ऐसे आए, पूना में उन्होंने काफ़ी अच्छे से टैल्को में उनकी मतलब उन्होंने काम करते करते वो काफ़ी हाई पोस्ट हो गई उनकी। उसके बाद वहीं पर वो अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति से मिलती है, उनकी शादी होती है, फिर वहीं से वे अपनी कंपनी इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू करती हैं। इट गेव हर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोजर टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर क्या क्या हुआ उनको, देखो इस कंपनी ने उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि नए अवसर दिए, एक्सपोजर दिया उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, एंड ए चांस टू वर्क विद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। और समाज सेवी संस्थाओं के साथ काम करने का भी उनको क्या मिला, एक मौका मिला। इट ऑल्सो हेल्प्ड हर एम्ब्रेस इन न्यू सिटीज़ कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। और इसने उनको एक नए शहर का जो कल्चर और लाइफ स्टाइल था उसको भी अपनाने में, उसको भी समझने में मतलब एक चांस दिया, हेल्प करी। ए न्यू सिटीज़ कल्चर एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाए, एंड मीट हर लाइफ पार्टनर। और अपने लाइफ पार्टनर से भी वो मिल पाई। ये C3 का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा C4 है, देखते हैं। What were सुधा मूर्ति's फीलिंग्स ऑन लिविंग टैल्को। टैल्को छोड़ते समय सुधा मूर्ति की क्या फीलिंग्स थी, ये देखिए क्वेश्चन 4 है। इन सब चारों क्वेश्चन का आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है। What were सुधा मूर्ति's फीलिंग्स ऑन लिविंग टैल्को, कि टैल्को छोड़ते समय सुधा मूर्ति की क्या फीलिंग्स थी। देखिए सुधा मूर्ति हैड टू रिज़ाइन इन 1982 फ्रॉम हर जॉब एट टैल्को। सुधा मूर्ति को 1982 में हैड टू कंपल्शन के लिए लगाते हैं। 1982 में अपनी जो जॉब थी टैल्को में उससे रिज़ाइन करना पड़ा। शी वॉज रिलुक्टेंट, वो अनिच्छुक थी। रिलुक्टेंट का मतलब अनिच्छुक थी, उनकी इच्छा नहीं थी टू गो, जाने की, टू गो, बट शी रियली डिड नॉट हैव ए चॉइस। उनकी जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। शी सेड गुड बाय टू JRD, उसने JRD को गुड बाय कहा, एंड इन्फॉर्म्ड, और उनको ये बताया, इन्फॉर्म किया अबाउट हर लिविंग टैल्को एंड रीज़न ऑफ इट, कि वो टैल्को क्यों छोड़ रही। तो 30-40 वर्ड्स में लिखना है इसलिए इतना सा लिखा है। और इसको मान लो ये 150 वर्ड्स में आ जाए तो आप लिख सकते हो कि वो अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति के साथ, क्योंकि इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू कर रही थी। उसके बाद और बड़ा आप कर सकते हो कि टाटा जी उनको क्या क्या बोलते हैं कि भाई आप जब सफल हो जाओगे तो क्या क्या करोगे। ये देखो, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे देखिए वेयर आर यू गोइंग, वो कहती है पुणे सर, माई हस्बैंड इज स्टार्टिंग ए कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस एंड आई एम शिफ्टिंग टू पुणे। इस तरीके से, क्योंकि उस समय वो बॉम्बे ऑफिस में थी और उनको पुणे शिफ्ट करना था। ओ एंड दैट विल डू यू, मतलब और बड़ा करना है तो आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। ये हमारे पार्ट 1 सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब आती है लास्ट सेक्शन D सेक्शन की बारी। इसमें हम हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुधा मूर्ति एज सीन फ्रॉम द फेसेट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी शी रिवील्स इन द एसे। मतलब सुधा मूर्ति जी का एक कैरेक्टर स्केच आपको बताना है कि वो कैसी थी, उनका चरित्र कैसा था, वो उनका काम करने का स्टाइल कैसा था, और वो उनका जो नेचर था वो कैसा था, सब कुछ हमें बताना है इसके बारे में, इस एसे को ध्यान में रखते हुए, इस एसे एप्रो JRD को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं।
दी ऑथर ऑफ दिस चैप्टर वॉज सुधा मूर्ति। इस चैप्टर की जो ऑथर थी वो सुधा मूर्ति थी। शी वॉज वेरी ब्राइट एट स्टडीज़, और वो स्टडीज़ में यानी कि अपनी जो एजुकेशन थी, अध्ययन था जो वो कर रही थी, उसमें वो बहुत ब्राइट थी, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। जब आप चैप्टर सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनको गोल्ड मेडल मिला था और वो टॉपर थी। शी वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ हर एमटेक कोर्स इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर। वो अपने एमटेक में फाइनल ईयर में थी, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर में। एट दैट टाइम, उस समय, दिस इंस्टीट्यूशन वॉज नोन एज दी टाटा इंस्टीट्यूशन, और उस समय इस इंस्टीट्यूशन को टाटा इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता था। इन हर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में, शी वॉज दी ओनली गर्ल, वो अकेली लड़की थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो अब्रोड टू कंप्लीट हर डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। वो अब्रोड जाना चाहती थी कंप्यूटर साइंस में अपनी डॉक्टरेट को पूरा करने के लिए। शी वॉज बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक, वो बहुत बोल्ड थी, मतलब मजबूत इरादों की थी, एंड आइडियलिस्टिक और आदर्शवादी थी। यहाँ पे H है ना, ये है हर, HER। हर लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय, और उनकी जो लाइफ थी, उनका जो जीवन था, वो फन एंड जॉय यानी कि खुशी और आनंद से भरा हुआ था। शी डिड नॉट नो व्हाट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मीट टिल शी केम टू नो अबाउट द जेंडर बायस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। और वो जानती ही नहीं थी कि हेल्पलेसनेस मतलब असहायपना और इनजस्टिस और अन्याय क्या होता है, जब तक कि शी केम, यहाँ पर कम नहीं है, केम है, CAME, जब तक केम टू नो मतलब वो जान गई, जब तक वो ये जान नहीं गई किस चीज़ के बारे में कि जेंडर बायस की सोसाइटी में जेंडर बायस यानी कि जो मेल फीमेल का जो भेदभाव है वो प्रिवेलेंट है। शी हैड डन बेटर दैन मोस्ट ऑफ हर क्लासमेट्स, मेल क्लासमेट्स, उन्होंने अपनी क्लास में अपने जो मेल क्लासमेट्स थे उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा किया था। शी हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन द US, और उनको US में जो यूनिवर्सिटी है उससे स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अप एनी जॉब इन इंडिया बट देयर वॉज समथिंग डिफरेंट इन स्टोर फॉर हर। वो इंडिया में कोई जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके लिए मतलब कहते हैं ना कि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था, तो उनके लिए कुछ और ही सोचा गया था। एन इंसिडेंट चेंज्ड हर डिसीजन ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, और एक डिसीजन ने क्या किया, उनकी लाइफ ही चेंज कर दी, उनका डिसीजन ही चेंज कर दिया अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग हर करियर देयर, और वहाँ पर ही अपना करियर शुरू करने का। वन डे शी सा एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड, एक दिन उसने नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा। देखो मैं आपको क्या कहती हूँ कि एक ही चीज़ को घुमा फिरा के आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है, बस चैप्टर सुन लो और आंसर बना के लिख दो। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से दिया है आपको कि अगर लॉन्ग वाला नहीं आए तो सिर्फ इतना भी लिखने के लिए आपको आ सकता है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुधा मूर्ति, या फिर ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सुधा मूर्ति। तो आपको सिर्फ कैरेक्टर स्केच वर्ड पे फोकस करना है, बाकी लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देना है। उसी तरीके से देखो अब इसमें यहाँ से यहाँ तक सेम वही बात आएगी कि उन्होंने क्या किया, एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट के लिए देखा, फ्रॉम फेबन्स ऑटोमोबाइल कंपनी टैल्को से देखा। दी ऑथर बिकम्स अपसेट, और ऑथर ये देख के अपसेट हो जाती हैं। व्हेन शी रीड्स ए लाइन के लेडी कैंडिडेट्स नॉट अप्लाई, कि जब वो ये लाइन देखती हैं कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर वो पोस्ट कार्ड लिखती हैं। शी रोट ए पोस्ट कार्ड टू टैल्को टू एक्सप्रेस हर डिस्प्लेजर, कि इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव के लिए उनका जो डिस्प्लेजर है, उनकी जो नाखुशी है, वो खुश नहीं है, वो बताने के लिए। और उनका जो रिप्लाई आया, इन रिप्लाई शी गॉट ए टेलीग्राम फॉर टैल्को, और रिप्लाई में उनको टैल्को से एक टेलीग्राम मिला। शी वॉज कॉल्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टैल्कोस पुणे ऑफिस एट कंपनीज एक्सपेंसेस, और टैल्को ने उनको क्या भेजा था टेलीग्राम में कि उनका इंटरव्यू है टैल्को के पुणे ऑफिस में, जो कि कंपनी के खर्चे पे, मतलब टोटल कंपनी के खर्चे पे उन्हें पुणे आना है। शी रिमेन्ड सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू एंड गॉट ए जॉब इन पुणे, वो इंटरव्यू में सक्सेसफुल रही और उन्हें पुणे में एक जॉब मिल गई। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, वो पहली महिला थी टू वर्क ऑन दी टैल्को शॉप फ्लोर, जिन्होंने टैल्को के शॉप फ्लोर यानी कि फैक्ट्री में काम किया। आफ्टर दैट टैल्को कंपनी स्टार्टेड गिविंग वर्क टू वीमेन ऑल्सो ऑन इज शॉप फ्लोर, और उसके बाद जो टैल्को कंपनी थी उसने महिलाओं को अपने शॉप फ्लोर पर काम देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आंसर ऑन पेज नंबर 94। जो क्वेश्चन आपका D2 है उसका आंसर पेज नंबर 94 पे है। अब क्वेश्चन D2 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन D2 है आपका, डिस्क्राइब सुधा मूर्तिस एनकाउंटर्स विद JRD टाटा, मतलब JRD टाटा के साथ सुधा मूर्ति की जो पहली मुलाकात हुई थी वो क्या थी। तो ये देखिए पेज नंबर 94 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 94, ये देखिए यहाँ से लास्ट पैराग्राफ। इट वॉज ओनली, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टैल्को दैट आई रियलाइज्ड हु JRD वाज। वो कहती है कि टैल्को ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि JRD कौन थे। यहाँ से लेके, इसकी हिंदी के लिए चैप्टर को सुन लें आप, यहाँ से लेके पेज नंबर 94 के लास्ट पैराग्राफ से लेके
और यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ तक आई वॉज इन ऑ ऑफ हिम। ये पूरा इसमें जाएगा क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर आपको लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो ये वाला और ये लास्ट पैराग्राफ, बस इतना ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका D3। तो सेकंड का आंसर आपको दिखा दिया है पेज नंबर 94 पे। अब जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है D3 वो देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड द आइडियल रोल मॉडल हैव, कि जो आइडियल रोल मॉडल है उनके पास, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इज JRD टाटा एन आइडियल रोल मॉडल, वाई नॉट, क्या JRD टाटा जो है वो एक आइडियल रोल मॉडल हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल M2K साई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए M2K साई को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। D3 का आंसर है, इसका आंसर भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड द आइडियल रोल मॉडल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या JRD टाटा एक आइडियल रोल मॉडल है, और हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप एक ऑप्शन को मान के लिख सकते हो। JRD टाटा वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ हिज टाइम। JRD टाटा जो है वो अपने समय के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। ही हैड ए विजन फॉर द फ्यूचर, उनके पास फ्यूचर के लिए मतलब भविष्य के लिए एक विजन थी, दृष्टि थी, सपना था। विच अदर्स फ्रॉम हिज टाइम डिड नॉट अंडरस्टैंड, और जो उनके समय के जो अन्य लोग थे वो नहीं समझ पाए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। इट वॉज हिज हार्ड वर्क, ये उनकी कठिन मेहनत थी। एंड विजन दैट लेड हिम टू ग्रेट हाइट्स एंड मेड हिम वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ हिज टाइम, ये उनकी कड़ी मेहनत और दृष्टि, विजन ही थी जिसने उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। रिचेस्ट का मतलब होता है रिच, रिचर, रिचेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री होती है रिचर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट। रिचेस्ट ऑफ हिज टाइम, अपने समय का सबसे अमीर इंसान बना दिया। ही फॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयरलाइंस, उन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय एयरलाइंस बनाई। एन आइडियल रोल मॉडल फिनिशेज द टास्क एट हैंड नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट मे सीम, एक आदर्श रोल मॉडल जो होते हैं वो हमेशा कार्य को पूरा करते हैं, चाहे वो कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो। इम्पॉसिबल मतलब असंभव क्यों ना हो। दे डू नॉट पे हीड टू द र्यूमर्स और नेस्टी कमेंट्स पास्ड बाय दोज हु आर जेलस ऑफ हिम, वो लोग उन चीज मतलब अफवाह, र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, और नेस्टी कमेंट, र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, और नेस्टी कमेंट्स का मतलब होता है जो अपरिष्कृत, अश्लील, भद्दे कमेंट्स होते हैं, कई बार अश्लील भी आप बोल सकते हो, वो टाइप के जो कमेंट्स होते हैं वो। तो कह रहे हैं कि वो उन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देते थे, या फिर उन नेस्टी कमेंट्स मतलब उन असिस्ट कमेंट्स पर भी ध्यान नहीं देते जो उन लोगों के द्वारा किए जाते थे। पास्ट बाय दोस हु आर जेलस ऑफ देम, जो उन लोगों के द्वारा किए जाते थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, उनसे जलते थे। दे आर एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग, और जो रोल मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा मतलब हर चीज़ में, हर किसी व्यक्ति में और हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि बेस्ट, उस आदमी को अपना बेस्ट देने के लिए उसको इतना मोटिवेट करता है कि वो अपना बेस्ट करे, या किसी चीज़ में से भी वो बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल अराउंड देम, और वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। JRD Tata was able to make the small village of Sakshi a great center of development and was able to industrialize it by simply building his industry in that area. JRD टाटा साक्षी के एक छोटे से गांव को विकास का एक बड़ा केंद्र बनाने में सक्षम थे, और उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, सिंपली उस क्षेत्र में अपने उद्योग का निर्माण करके उन्होंने क्या किया, इसे क्या किया, मतलब उसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, मतलब उन्होंने इसे उद्योगीकृत कर दिया, और इस कार्य में वो एबल थे, सक्षम थे। अब साक्षी विलेज क्या है, देखो साक्षी नाम का एक गांव था, लेकिन 1919 में यानी कि 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो स्टील प्लांट की विजिट के लिए आए इंडिया, और वर्ल्ड वॉर 1 में जो इस प्लांट ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, इसकी वजह से उसके पीछे के जो मतलब उसके जो पीछे के सम्मान की वजह से उन्होंने क्या किया, साक्षी गांव का नाम बदलकर जमशेद नगर रख दिया, और जमशेद नगर को टाटा नगर और भारत का स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो साक्षी गांव जो था वही क्या बन गया, विलेज ऑफ साक्षी क्या बन गया आज, जमशेद नगर, या फिर उसे स्टील सिटी भी बोलते हैं, या फिर उसे जमशेद नगर, टाटा नगर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। देयर वर मैनी,
There were many who detested him and trying to downtrod him, but he was able to push to the surface and further above with his discrimination and grit. मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनसे घृणा करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। देखो, there were many who detested him, detested him मतलब उनसे घृणा करते थे, चिढ़ते थे, and tried to downtrod him और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। बट डाउन ट्रोडन में अगर ईडी लगा दिया जाए तो दलित लोग बन जाता है। एंड ट्राई टू डाउन ट्रोड हिम बट ही वाज सेम, और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प, बट ही वाज एबल टू पुश टू द सरफेस एंड फर्दर अबव विद डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प, और ग्रिट का मतलब होता है धैर्य। दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ सतह यानी कि सरफेस पर और ऊपर जाने में सक्षम थे। मतलब सरफेस पर तो आए, फर्दर अबाउ और ऊपर भी और आगे भी वो बढ़ गए। यट एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी एक ही समय में ही डिड नॉट मेक ए रेकलेस एंड हेस्टी डिसीजन। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाही भरा और हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी भरा। लेकिन फिर भी एक ही समय में उन्होंने लापरवाही और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। ही न्यू दैट द रिवर्स एंड मार्केट्स नियर साक्षी वुड बी टू हिज गेन एंड बिकेम ग्रेट बाय अचीविंग समथिंग अदर्स डिड नॉट डेयर टू डू। वो जानते थे कि साक्षी के पास की जो नदियाँ और बाजार हैं उनके लाभ के लिए होंगे, और कुछ ऐसा हासिल करके महान बने जो दूसरों में करने की हिम्मत नहीं की, दूसरों ने करने की हिम्मत नहीं की। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो आपके एप्रो जेआरडी के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपके एप्रो जेआरडी चैप्टर के जो हैं सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो चैप्टर है उसको सुनने के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।